हाँ जी बच्चे, तो बेटा आज लास्ट टॉपिक है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो लेसन बच्चे आपका चल रहा है उसमें आज लास्ट टॉपिक है हमारा 4.12 जिसका नाम है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो बेटा आपको पता है जो सोप्स और डिटर्जेंट है इनको हम क्लींजिंग एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लींजिंग एजेंट्स। क्लींजिंग एजेंट्स इसलिए बेटा क्योंकि डोमेस्टिक पर्पज के लिए इनका इस्तेमाल साफ सफाई में किया जाता है। देखिए चलो जल्दी से पढ़ते हैं। कहते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स आर द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर क्लींजिंग पर्पस। ऑल सच सब्सटेंसेस विच हैव क्लींजिंग एक्शन इन वाटर। ठीक है, कहता है ऑल सच सब्सटेंसेस विच हैव क्लींजिंग एक्शन इन वाटर आर नोन एज डिटर्जेंट। ये गलत कह रखा है, डिटर्जेंट नहीं भाई। जो साबुन है वो भी तो वाटर में ही क्लींजिंग एक्शन शो करती है। चलो तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, यहाँ पर क्लींजिंग एजेंट आना चाहिए था। इन अदर वर्ड सच सब्सटेंसेस, जो भी क्लींजिंग एजेंट होंगे बेटे हमारे, चाहे सोप होंगे चाहे डिटर्जेंट्स होंगे, कहते हैं ऐसे जो सब्सटेंसेस है इनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ग्रीस के रिमूवल में। ठीक है, जो ग्रीस हो गई, डर्ट हो गई, जो हमारे कपड़ों पर बच्चे लग जाती है, इसके कारण हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ठीक है, उसमें इनका इस्तेमाल किया। तो आज आपको पता है बेटा आजकल साबुन से ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है? डिटर्जेंट्स का, जिनको हम सर्फ बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं बता दूं तो हमारे पास दो ही प्रकार के, देखो इन्होंने बोला डिटर्जेंट्स दो प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट्स का मतलब इनका यही है, क्लींजिंग एजेंट से। तो केमिकली ये डिटर्जेंट्स बोल रहे हैं इस टर्म को। तो कहते हैं डिटर्जेंट दो प्रकार के होते हैं, या कह सकते हो क्लींजिंग एजेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गए सोप्स और एक हो गए सोपी डिटर्जेंट। अब आप कहोगे सर सोपी डिटर्जेंट क्या होते हैं? भाई यानी कि डिटर्जेंट जो साबुनों की तरह ही काम करेंगे। आपको पता है बड़ी क्लासों में इसको सोपी डिटर्जेंट को क्या बोलते हैं? इनको हम सोप लेस सोप भी बोलते हैं। तो बेटा आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। लो मैं ये वर्ड यहाँ से बिल्कुल काट देता हूँ क्योंकि आप 10th क्लास में हो और दिक्कत में आ जाओगे, बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। तो आपने अब एक चीज नोट कर ली। तो बेटा आप बस इतना दिमाग में रखिए कि क्लींजिंग एजेंट दो प्रकार के होते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है बेटा, और जो हमारे सोप्स और डिटर्जेंट में जो डिटर्जेंट होते हैं आजकल ज्यादातर इस्तेमाल इनका ही किया जाता है। और इनको बड़ी क्लासों में जाकर बेटा आप पढ़ोगे कि जो डिटर्जेंट या सर्फ होते हैं उनको हम सोप लेस सोप भी बोलते हैं। मतलब सोप लेस सोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि केमिकली इनका फॉर्मूला साबुनों जैसा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल साबुनों की तरह ही क्या करते हैं, ये झाग प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा अब जो आज हमारा टॉपिक है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में। वैसे मैं बता देता हूँ बेटा डिटर्जेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 12th क्लास में जाकर आता है ये। हम पढ़ेंगे मेनली किसके बारे में? सोप्स के बारे में। तो अब सोप्स होते क्या है? तो बेटा आधे बच्चे कहते हैं सर सोप्स आर द केमिकल कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स। भाई ये तो सभी को पता है, कपड़े धोने के काम में लाई जाती है साबुने। लेकिन भाई हम केमिस्ट्री वाले हैं, तो केमिकली जो डेफिनेशन है हम वो करेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं पहली चीज, तो जो साबुने होती है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाई जाती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ही पता कौन से ली जाते हैं? जिनमें कार्बन या तो 15 होंगे या कार्बन होंगे 17। अब खुद समझदार हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 15 या 17 कार्बन होंगे उनका तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बोला जाता है हाइयर फैटी एसिड। तो जो ये 15 या 17 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उनमें हाइड्रोजन को हटाकर या तो सोडियम से रिप्लेस कर दिया जाता है या पोटासियम से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं जिन साबुनों के अंदर सोडियम होता है ना वो कपड़े धोने के काम आती हैं, और जिनके अंदर पोटासियम होता है वो नहाने के यानी कि बाथिंग सोप होती है। तो सोप्स होती क्या है बेटा? सोप्स या तो सोडियम साल्ट होंगे या पोटासियम साल्ट होंगे। किसके? हमारे 15 या 17 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइयर फैटी एसिड्स के। तो सोप्स आर द सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड। जैसे कि आपने देखा एक 17 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बता रखा है COOH होता है। तो C17H33 COOH इसको बोलते हैं ओलिक एसिड। या स्टीरिक एसिड होता है C17H35 COOH, या पामीटिक एसिड होता है C15H31 COH। तो आपने देखा ओलिक एसिड हो या स्टीरिक एसिड हो या पामीटिक एसिड हो, अगर हम इन तीनों एसिडों में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा? या तो सोडियम के द्वारा या पोटासियम के द्वारा, तो क्या बन जाएगी हमारी सोप। एग्जाम्पल देता हूं, देखो जरा C17H33
किसका फॉर्मूला था? ओलिक एसिड का। और जैसे ही इस H को हटाकर मैंने सोडियम लगाया तो नाम देखो ओलिक एसिड नहीं रहा, जैसे ही सोडियम लगा नाम क्या बन गया? सोडियम ओलेट। और अगर स्टीरिक एसिड में H को हटाकर सोडियम लगाएंगे तो साबुन का नाम क्या बन जाएगा? सोडियम स्टीरेट। और अगर बेटा पामेटिक एसिड में H को हटाकर हम Na लगाएंगे तो नाम बन जाएगा क्या? सोडियम पामेट, ठीक है, या पामिटेट। इज इट क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई कि साबुनें असल में क्या होती है? सोडियम या पोटाशियम साल्ट होती हैं 15 या 17 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब बात आती है कि सर साबुन बनती कैसे है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है। तो मैं बता दूं बेटा कि साबुन जो होती है ना, साबुन वो ऑयल से बनाई जाती है। किससे? ऑयल से, ऑयल या फैट। और जो ऑयल या फैट लिया जाता है वो एनिमल ऑयल या फैट भी हो सकता है, इसके अलावा बेटा वो वेजिटेबल से प्राप्त हुआ ऑयल या फैट भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर ऑयल या फैट वेजिटेबल में से, बिल्कुल बेटा, पेड़ पौधों के अंदर वसा होती है, चिकनाई, तो वही ऑयल या फैट है। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला किसका है? नीचे लिखा हुआ है ऑयल या फैट, तो बेटा ये ऑयल या फैट का ही फॉर्मूला है। और आपको बताया था जहां पर ये COO ग्रुप आ जाए ना, वो होते हैं एस्टर। क्या होते हैं? एस्टर। आपने देखा हमारे ऑयल के अंदर 3 एस्टर है, इसलिए बेटा ऑयल को हम ट्राई एस्टर बोलते हैं। 3 का मतलब ट्राई, ठीक है। कहते हैं साबुन बनाने के लिए ऑयल या फैट निकाला जाता है या तो पशुओं से या पेड़ पौधों से, और इस ऑयल या फैट की रिएक्शन करवाई जाती है बेस से। बेस समझते हो ना, एसिड बेस वाला बेस। बेटा अगर कपड़े धोने वाली साबुन बनानी है तो NaOH लेते हैं, अगर नहाने वाली साबुन बनानी है तो KOH लेते हैं। समझ गए ना क्यों? अगर KOH ले लेंगे तो पोटासियम आ जाएगा यहाँ पर, अगर NaOH लेंगे तो सोडियम आ गया। समझ में आई? तो जैसे ही ऑयल या फैट की रिएक्शन किससे करवाई जाती है? NaOH या KOH से। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तो यानी कि जब ऑयल या फैट की रिएक्शन बेस से करवाकर साबुन बनाई जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया या सैपोनिफिकेशन। अब आपको कि सर साबुन कैसे बनी? तो बेटा ये कंपाउंड होता है ना, ये पूरा ऑयल या फैट, ये मॉलिक्यूल है एक। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन बेस से करवाते हैं, इसमें 3 बॉन्ड टूटते हैं, ये वाले। अब आपको कि सर ये कैसे टूटते हैं? ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। आपने देखा ये कार्बन नहीं टूटे, कार्बन तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कार्बन का संबंध बाकी पोर्शन से टूट गया। तो बेटा ये देखो 3 NaOH जब टूटेंगे तो 3 तो Na प्लस बन जाएंगे और 3 क्या बन जाएंगे? OH माइनस बन जाएंगे। तो जो ये 3 Na प्लस है, ठीक है, ये तो माइनस वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएंगे बारी बारी से, और ये तीनों OH कार्बनों के साथ जुड़ जाएंगे। तो जब ये कार्बन CH2 CH और CH2 के साथ OH जुड़ेगा तो कहोगे सर साबुन बन जाएगी। नहीं बेटा, ये तो साइड प्रोडक्ट है, ग्लिसरॉल बनेगा। और ये जो बचा था R, कहोगे सर ये R क्या है? भाई ये R वही है आपका, या तो C17H33 होगा या C17H35 होगा, ठीक है बेटा। या आपका क्या हो सकता है इसके अंदर? C17 या C15H31 भी हो सकता है। तो ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये कहां से आएंगे अल्काइल ग्रुप? भाई यही वाले, ये C17H35 C17H33 यही वाले है बेटा, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो बेटा आपने देखा जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना वो बाकी वाले हिस्से से बना। तो RCO माइनस के साथ बारी बारी से क्या जुड़ जाएंगे? 3 Na प्लस, और क्या बन जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल सोप के। अगर इस R में मैं क्या लेता? C17H33 लेता तो यहाँ पर भी क्या आता? R की जगह C17H33 आ जाता। समझ आ गया बेटा? तो साबुन के जो ये बनाने का प्रोसेस है इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, साबुनीकरण। अब बात आती है कि साबुनें कितने प्रकार की होती है? कहोगे सर साबुन तो 2 प्रकार की होती है, एक कपड़े धोने वाली और एक नहाने वाली। भाई बात तो तुम्हारी जायज है। तो आपने देखा, मैंने बताया तो था भी, कपड़े धोने वाली साबुन क्या होती है? सोडियम साल्ट। कहते जो जिन साबुनों में सोडियम होता है ना उनको हार्ड सोप बोलते हैं, मतलब कपड़े धोने वाली साबुनों को हार्ड सोप बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल जिनमें सोडियम होगा, जिन साबुनों में, उनको हार्ड सोप बोला जाएगा। और उन साबुनों का इस्तेमाल किसमें किया जाएगा? कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में। अब आप कहोगे सर इनको हार्ड सोप क्यों बोला जाता है? बेटा क्योंकि एक तो इनके अंदर सोडियम होता है जो कम मुलायम होता है, और एक जो ऑयल होता है ना वो थोड़ी घटिया क्वालिटी का यूज होता है, ठीक है, जिस कारण से इनकी कॉस्ट भी कम होती है। जबकि दूसरी तरफ जो पोटासियम साल्ट होती हैं, जिन साबुनों में पोटाशियम होता है उनको सॉफ्ट सोप बोला जाता है, उनमें अच्छी क्वालिटी का ऑयल डलता है, और पोटाशियम साल्ट है तो ज्यादा सॉफ्ट भी होंगी, झाग भी ज्यादा देंगी। समझ में आई? तो बेटा जिनको हम बोलते हैं ना, जो साबुनें हमारी शेविंग क्रीम में डलती है या शैम्पू में डलती है, और ये टॉयलेट सोप का मतलब हो गया जो बाथिंग सोप्स है, या जो हम मुंह पे लगाते हैं मेडिसिनल सोप होती हैं,
ठीक है। या मान लो जैसे आपकी पीएल्स आती है, ट्रांसपेरेंट सोप होगी, मतलब सारी क्वालिटी जितनी अच्छी सोप्स होती है बेटा वो सॉफ्ट सोप के अंदर आ जाती है। कर लोगे। और बेटा आपको पता है सोप्स के अंदर तो तरह तरह के कलर डाले जाते हैं, डाइज डाली जाती हैं, और तरह तरह के क्या डाले जाते हैं, तरह तरह की डाइज डाली जाती है, और तरह तरह के क्या डाले जाते हैं बेटा, उसमें कलर डाल दिए जाते हैं ताकि इंप्रेसिव बनाया जा सके। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बेटा हमारे पास बारी आती है कि साबुन का क्लींजिंग एक्शन क्या है। बेटा मैं तो ये मानता हूँ अगर आपको क्लींजिंग एक्शन समझ में आ गया ना तो भाई हमारी तो मेहनत होती है सफल। बाकी मैं बता देता हूँ आपको क्लींजिंग एक्शन पेज पे करता हूँ तो आपको बढ़िया तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं भाई समझ आता है या नहीं आता। पूरी कोशिश करूंगा बच्चों समझाने की, क्योंकि काफी हार्ड तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ध्यान देना बेटा। तो मैं अब आपको क्या करवा रहा हूं, क्लींजिंग। और आज का लास्ट टॉपिक है बेटा, कल जो आपको काम करवाया जाएगा वो बिल्कुल फेस टू फेस करवाया जाएगा, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। बेटा इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि साबुनें सफाई कैसे करती हैं, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि कपड़ा गंदा कैसे होता है। मैं बिल्कुल +2 के हिसाब से समझा रहा हूं। मान लो आपके पास ये कपड़ा है, आपने यूज नहीं करा, ये कहाँ गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है, इसके ऊपर मिट्टी लग जाती है। अगर इसके ऊपर मिट्टी लगती है साफ कपड़े के ऊपर तो आप इसको झाड़ोगे ना, मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी, या थोड़े बहुत पार्टिकल लगे रह जाएंगे तो लगे रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है अगर अनयूज्ड कपड़ा जमीन में गिर जाए ना और आप उसको झाड़ोगे तो मिट्टी उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकती, वो एकदम से मिट्टी अलग हो जाती है। चलो मान लो मैंने उससे क्या कर लिया, अपना फेस साफ कर लिया। जब मैं इस कपड़े का यूज करूंगा, या आपको पता है सारा दिन हम कपड़े डाल के रखते हैं तो हमारी स्किन से ऑयल निकलता है। आपको पता है जैसे ही कपड़े के अंदर ऑयल आता है ना, आपको पता है बेटा जो ऑयल होता है ना, ऑयल वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर समझते हो? नॉन पोलर का मतलब होता है वो प्लस माइनस में डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो ऑयल होता है वो नॉन पोलर होता है। आपको पता है जो इसके ऊपर जैसी मिट्टी आके चिपकेगी, ये यूज्ड कपड़ा है, यूज्ड जो मैंने यूज कर लिया है या जो मैंने पहन रखा है, मेरे शरीर से निकला हुआ पसीना इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जैसे ही पसीने से ऑयल निकलकर कपड़े में आएगा, कपड़ा जैसे मिट्टी को अट्रैक्ट करेगा, वो मिट्टी झाड़ के अलग नहीं की जा सकती, वो मिट्टी परमानेंटली इसके अंदर आ चुकी है तेल के साथ। ठीक है, तो देखा जाए तो मिट्टी है ना, कपड़े के साथ नहीं चिपकी, मिट्टी को चिपकाया किसने, इस ऑयल ने। क्यों चिपकाया? क्योंकि जो डर्ट होती है ना, डर्ट या डस्ट भी कह सकते हो, वो भी कैसी होती है, वो भी नॉन पोलर होती है। और आपको एक चीज पता होगा केमिस्ट्री में, लाइक डिसोल्व लाइक, जो जैसी चीज होती है वैसी चीज के अंदर घुलती है या अट्रैक्ट करती है। इतनी बात समझ में आ गई कि कपड़ा गंदा कैसे होता है। मेन चीज ये है। अब आधा पार्ट रह गया कि इस कपड़े को साफ कैसे किया जाएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा जान लो साबुन के बारे में। अब आप कहोगे सर ये क्या बना दिया आपने, भाई ये साबुन बना दी मैंने। आर के अंदर क्या हो सकता है, C17H35 भी हो सकता है, C17H33 भी हो सकता है, C15 और H31 भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो हमारी साबुन को हम ऐसे भी लिखते हैं डायरेक्ट COON, खोल के ऐसे लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे हो गया। आपको पता है जैसे ही साबुन को पानी में डाला जाता है ना, साबुन टूट जाती है। सॉरी मैंने गलत लिंकेज बता दी, साबुन टूट जाती है। ये बेटा एक हाथ से पकड़ना पड़ता है फोन और एक हाथ से लिखना पड़ता है। तो जैसे साबुन का ये वाला हिस्सा डिसोसिएट होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है। कहोगे सर साबुन में से सोडियम निकल जाता है, बिल्कुल सोडियम निकल गया साबुन में से, इसका कोई यूज नहीं है। जो मेन यूज है वो इतने हिस्से का है, ये हिस्सा मेन है RCOO-। आपको पता है इस RCOO- को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलेट एनायन भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस चार्ज है ना तो एनायन भी लिख सकते हो। एनायन ना लिखा हो तो क्या लिखा होगा, आयन। आपको पता है ये अल्काइल ग्रुप क्या है, कार्बनों की चेन। तो बेटा इस चेन को मैं ऐसे बना सकता हूँ। होगा सर ये क्या बना दिया, एक कार्बन दूसरा कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो 15 हो गए। मान लो मेरे पास ये है C15H31, तो 15 कार्बन हो गए, ऐसे बना सकते हैं। और उससे आगे क्या लगा है,
COO माइनस। क्योंकि सर हाइड्रोजन तो है नहीं बेटा, वो तो आपको सिखा रखा है, जिस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं उसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगी, जिसका 1 बॉन्ड बना है उसके साथ 3 आ जाएगी। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, जो कार्बनों की चेन है ना, इसको हम टेल बोल देते हैं, ऐसे लिख देंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? टेल। कार्बनों की जो ये एल्काइल ग्रुप की चेन होती है इसको टेल बोलते हैं। और ये COO माइनस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है हेड। आपने एक चीज नोट करी, जो कार्बनों की चेन है जिसको टेल बोलते हैं वो तो कार्बनों की बनी है, और कार्बन में प्लस माइनस नहीं आता, तो वो कैसी हो गई? नॉन पोलर। जबकि कार्बोक्सिलेट जो ये एनायन चल रहा है हमारा, इसका जो ये अगला हिस्सा है वो तो चार्ज वाला है, हेड। हेड के ऊपर चार्ज है तो वो कैसा हो गया? पोलर। तो कहने का मतलब है साबुन का जब मॉलिक्यूल टूटता है तो सोडियम निकलने के बाद हमारे पास जो हिस्सा बचता है उसको कार्बोक्सिलेट एनायन बोलते हैं। और कार्बोक्सिलेट एनायन के भी 2 हिस्से होते हैं, एक तो ये कार्बनों की चेन जिसको हम टेल बोलते हैं जो नॉन पोलर होती है, और एक COO माइनस वाला सिर, इसको हेड बोला जाता है जो पोलर होता है। अब आप कहोगे सर सब आपने पूरी हिस्ट्री सुना दी हमें, लेकिन साबुन साफ कैसे होती है? करती है कपड़े को। जब आप कपड़े को साफ करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? कपड़े को डालोगे पानी में, और कपड़े के ऊपर लगी है गंदगी और तेल। मुझे बताओ, ये गंदगी और तेल जो बाहर पानी है वो कैसा है? पोलर। और जो गंदगी लगी हुई है भाई, ये कैसी है? नॉन पोलर। तो जैसे ही साबुन को इस पानी में अप्लाई करोगे इस कपड़े के ऊपर, साबुन 2 हिस्सों में टूट जाएगी, और साबुन का जो ये वाला हिस्सा है, मेन वाला हिस्सा, मुझे बताओ, कहते हैं ना जो पोलर चीज होती है पोलर की तरफ जाती है, और नॉन पोलर की तरफ। तो आपने देखा कार्बोक्सिलेट एनायन की जो ये टेल है ना, ये गंदगी के साथ जुड़ जाएगी, और जो हेड है वो बाहर की तरफ, मतलब पानी की तरफ चला जाएगा। एक और मॉलिक्यूल का यही वाला पार्ट, एक और पार्ट की जो टेल है वो गंदगी चिपक जाएगी, और हेड हो जाएगा पानी की तरफ। इस तरह से बेटा बहुत सारे कार्बोक्सिलेट आयन इस ऑयल के ड्रॉप को क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। और इस तरह जो ये गुच्छा बन जाता है ना बेटा, इस गुच्छे को क्या बोला जाता है? मिसेल। क्या बोला जाता है? मिसेल। ठीक है। अब आपको क्या सर चलो मिसेल भी बन गया, ग्रुप भी बन गया, कपड़ा तो साफ हुआ नहीं। भाई जैसे आपकी मम्मी अब थोड़ा रगड़ेंगे ना इसको, या घिसेंगे, ठीक है, या वॉशिंग मशीन में ये रोटेट होगा, तो क्या होगा? ये सारी टेल्स, ये सारी चेनें है ना, ये थोड़ी हिलती है, वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होने के कारण ये मिट्टी को और ऑयल को उखाड़ लेंगी, और जैसे ही बेटा ऑयल उखड़ेगा, ऑयल के साथ साथ मिट्टी भी निकल जाएगी और कपड़ा साफ हो जाएगा, और ये सारे मिसल्स पानी के अंदर आ जाएंगे, कपड़े को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो इस तरह क्या हो जाता है, हमारी ये साबुन जो होती है वो कपड़े को साफ कर देती है। ठीक है। तो यानी कि साबुन का क्लींजिंग एक्शन जब भी आप बताओगे तो आपको मिसेल जरूर बताना होगा कि मिसेल होती क्या है और मिसेल बनती कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बताया था बेटा आजकल जो ज्यादातर यूज होता है वो सर्फ का होता है, साबुनों का ज्यादातर यूज क्यों नहीं होता? साबुनों का प्रचलन कम क्यों हो गया है भाई ऐसा? बेटा सुनो, साबुनों का अपना एक फायदा भी है, वो क्या फायदा बता देता हूँ। क्योंकि साबुनों का जो पानी आप होता है ना, कपड़े धोने के बाद अगर आप साबुनों का पानी, साबुन वाला पानी बाहर फेंकते हो, जमीन में फेंकते हो, तो उससे क्या होगा? उससे वाटर पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जो डिटर्जेंट वाला पानी होता है ना, वो वाटर पोल्यूशन फैलाता है। तो आइए कहते हैं साबुनों की क्या लिमिटेशन है जिसके कारण साबुन का इस्तेमाल कम हो गया है। पहली चीज बेटा, आपको पता है जो साबुन होती है ना, देखो बेटा जो घरों में नलके का पानी होता है, गांव में ज्यादातर तालाबों का पानी होता है, उनमें होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां। अगर आप ऐसे पानी को बोलते हैं हार्ड वाटर, हार्ड वाटर वो होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती है। तो जैसे ही आप साबुन को किस में लगाओगे, अप्लाई करोगे, कैसे पानी में लगाओगे जिसके अंदर ऑलरेडी अशुद्धियां हैं, तो साबुन का सोडियम हट जाएगा और गंदे पानी का, गंदा तो नहीं कहेंगे, जो हमारा हार्ड वाटर है उसकी जो कैल्शियम की अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटीज है, वो इस सोडियम को रिप्लेस कर लेगी। तो अब बेचारी साबुन है ना, वो सोडियम साल्ट नहीं रहेगी, वो बेचारी कैल्शियम साल्ट या मैग्नीशियम साल्ट बन जाएगी। और अब ये अगर जो सोप है, सोप का ये वाला साल्ट बन जाएगा तो ये झाग नहीं उठा पाएगा, मिसल नहीं बना पाएगा, तो ये चिपक जाएगा, लिसट जाएगा कपड़ों के साथ। तो इसको क्या बोल देते हैं? स्कम। तो सबसे पहली चीज कि साबुनें हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं है। कहने का मतलब साबुनें हार्ड वाटर में झाग नहीं बना सकती, और हार्ड वाटर वो होता है जिसमें ये इम्प्योरिटीज होती है। दूसरी चीज, जो साबुनें होती हैं वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम समझे, एक ऐसा पानी जिसका ऑलरेडी पीएच क्या है, 7 से कम है। अब मुझे बताओ जो एसिडिक वाटर होगा उसमें H+ आयन ज्यादा होंगे, और ये H+ आयन अगर साबुन जैसे टूटेगी, साबुन टूट गई,
ये एनायन मिसेल बना पाए, इससे पहले ही H+ आयन इसके साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा हमारा ये जो पार्ट था एनायनिक पार्ट, ये मिसेल बनाता, बेचारा H+ आयन आगे जुड़ गया इसके साथ, और हमारी मिसेल नहीं बन पाएगी फिर दोबारा से, तो फिर झाग भी नहीं उठ पाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये आपकी थ्योरी आज कंप्लीट होती है कार्बन एंड कंपाउंड यूनिट की।